अस्सलाम वालेकुम। शहजादी वॉइस में खुशामदीद। नागिन मलका के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का अनवान है नागिन मलका। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अरसा हुआ मुल्क फारिस पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बड़ा रहमदिल और इंसाफ पसंद था। इसका बेटा शहजादा रहमान भी अपने बाप की तरह दिलेर था। बादशाह को शिकार का बहुत शौक था। वो अक्सर घने जंगलों में शिकार खेलने जाता। एक दफ़ा गर्मी का मौसम था। बादशाह का दिल शिकार खेलने को चाहा। हुक्म की देर थी, तमाम इंतजामात हो गए और बादशाह शिकार के लिए चल पड़ा। सारा दिन बादशाह शिकार में मसरूफ़ था। कई शेर, चीते और बारहसिंगे शिकार किए। शाम हुई तो ये शिकारी काफिला वापसी के लिए चल दिया। अभी आधा सफ़र भी ना तय किया था कि बादशाह को एक नहायत खूबसूरत हिरन नज़र आया। बादशाह ने फ़ौरन कमान में तीर जोड़ा और निशाना लेकर छोड़ दिया। इधर कमान से तीर निकला, इधर हिरन चौकड़ियाँ भरता भाग खड़ा हुआ। निशाना खता हो गया तो बादशाह गुस्से में आ गया। इसने घोड़े को एड़ लगाई और हिरन के ताक़ुब में चल दिया। मुहाफिज और वज़ीर भी पीछे लपके, मगर बादशाह तेज़ रफ्तारी से घोड़ा दौड़ाता इनकी नज़रों से ओझल हो गया। बादशाह ने कई बार हिरन का निशाना लेकर तीर चलाए, लेकिन हिरन को एक भी ना लगा और हिरन झाड़ियों में गायब हो गया। रात का अंधेरा जंगल में उतरने लगा था। हिरन के बच निकलने पर बादशाह को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन क्या कर सकता था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था, इसलिए इसने वापस जाना ही मुनासिब समझा। बादशाह ने घोड़े की बाग मोड़ी और एड़ लगाने ही वाला था कि रात की खामोशी को चीरती किसी के रोने की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। बादशाह चौंक उठा। आवाज़ किसी औरत की थी। इस वीरान और भयानक जंगल में औरत कहाँ से आ गई? पहले तो बादशाह ये सोचकर घबरा गया कि कोई भूतनी या चुड़ैल तो नहीं, लेकिन फिर इसे ख्याल आया कि मुमकिन है कोई मजलूम औरत हो। रोने की आवाज़ करीब से आ रही थी। बादशाह घोड़े से उतर आया और लगाम थामकर इस तरफ बढ़ा। दरख्तों के झुंड में एक पुराना कुआं था, जिसकी मंडेर पर एक नहायत ही खूबसूरत औरत बैठी रो रही थी। इसका रंग दूध जैसा सफ़ेद और बाल सुनहरी थे। इसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। बादशाह ने नज़दीक जाकर बड़े नर्म लहजे में पूछा, ए खातून, तू कौन है और इस वीरान जंगल में बैठी क्यों रो रही है? मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ, मुझे बतलाओ किसने तुम पर जुल्म किया है? औरत ने आंसू बहाते हुए कहा, ए बादशाह, मेरा नाम नगीना है। मैं पड़ोसी मुल्क की रहने वाली हूँ। मेरा बाप मर गया तो चचा ने सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया और मुझे जंगल में खूंखार जानवरों का लुकमा बनने के लिए छोड़ गया। ये कहकर औरत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बादशाह को इस पर रहम आया। बादशाह ने इसे अपनी मलका बनाने का फ़ैसला किया। इसकी पहली मलका तो कई साल हुए फौत हो चुकी थी। बादशाह ने नगीना को घोड़े पर बिठाया और वापस चल दिया। थोड़ी ही दूर गया था कि इसके वज़ीर और मुहाफिज मिल गए, जो इसे ढूंढते फिर रहे थे। बादशाह इनके साथ वापस महल में लौट आया। अगले दिन बादशाह ने नगीना से शादी कर ली और वो मलका नगीना बन गई। घर घर खालिस घी के चिराग जलने लगे। हर तरफ नौबतें और नकारे बजते रहे। हर आला व अदना खुशियाँ मना रहा था। कई दिन तक बादशाह की शादी की खुशी में जश्न मनाया जाता रहा। शहजादे रहमान को भी बहुत खुशी हुई थी। वक्त इसी तरह गुजरता चला गया, मगर नई मलका के आने के कुछ ही अरसा बाद बादशाह की तबीयत ख़राब होने लगी। वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। शहजादा रहमान, वज़ीर आज़म और दूसरे दरबारी बड़े परेशान हुए। मुल्क के बड़े बड़े मशहूर हकीमों ने इलाज किया, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। हत्ता कि बादशाह बीमार होकर चारपाई से लग गया। इसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। अब तो शहजादा रहमान बुखला उठा कि क्या करे। दूर दूर के ममालिक से हकीम मंगवाए गए, लेकिन बीमारी का इलाज तो एक तरफ रहा, यही ना पता चल सका कि मर्ज क्या है। बादशाह का रंग जर्द पड़ चुका था और आंखों के नीचे काले निशान बन गए थे। शहजादा रहमान ने फैसला किया कि मुल्क के सबसे बड़े नजूमी के पास जाना चाहिए, ताकि पता चल सके कि बात क्या है। यह नजूमी शहर से दूर एक पहाड़ी गार में रहता था। शहजादा रहमान इसके पास पहुंचा तो नजूमी ने हिसाब लगाकर कहा, ए शहजादे, बादशाह सलामत की बीमारी की वजह मलका है। क्या? शहजादा उछल पड़ा और बोला, ये किस तरह हो सकता है? नजूमी बाबा, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। नजूमी ने कहा, ए काबिल एहतराम शहजादे, मेरा हिसाब बताता है कि मलका असल में इंसान नहीं है, बल्कि नागिन है, इंतहाई ख़तरनाक और जहरीली नागिन। सुनो, जब कोई सांप 100 साल का हो जाता है और इन 100 सालों में किसी इंसान की नज़र इस पर ना पड़ी हो,
तो इसे ये ताकत हासिल हो जाती है कि वह जब चाहे इंसान या किसी भी जानवर का रूप धार सकता है। मलका भी एक ऐसी ही नागिन है जिसे रूप बदलने की ताकत मिल चुकी है और अब वो बादशाह के जिस्म में अपना थोड़ा थोड़ा जहर दाखिल कर रही है। शहजादे रहमान ने परेशान होकर पूछा, नजूमी बाबा, अगर तुम सही कह रहे हो तो एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर नागिन को बादशाह सलामत से क्या दुश्मनी है जो वो इन्हें मार डालना चाहती है। नजूमी ने दोबारा जायचा बनाया और कहा, शहजादे हुजूर, आज से 10 साल कबल बादशाह सलामत ने जंगल में काले नाग को हलाक कर दिया था। वो काला नाग इस नागिन का भाई था और अब ये इंतकाम ले रही है। नागिन अगर चाहे तो एक ही बार डस कर बादशाह सलामत को हलाक कर डाले, मगर वो अपना जहर थोड़ा थोड़ा बादशाह के जिस्म में दाखिल कर रही है ताकि वो सिसक सिसक कर मरे। शहजादे ने यह सुना तो गुस्से से कांपने लगा, मियान से तलवार निकाल कर लहराई और गरजा, मैं इस बदबख्त नागिन को अभी जाकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नजूमी ने फौरन कहा, नहीं शहजादा हुजूर, ऐसा करना मुनासिब ना होगा। वो बड़ी चालाक नागिन है, अगर आपका वार खाली गया तो वो आपको हरगिज ना छोड़ेगी और डस लेगी। अच्छा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? शहजादे ने कहा। नजूमी बोला, नागिन को तुम सिर्फ इसी वक्त हलाक कर सकते हो जब वो नागिन के रूप में हो। तुम्हारा तीर सीधा इसके फन में जाकर लगना चाहिए। याद रखो, अगर तुम्हारा निशाना खता हो गया तो तुम नागिन के गुस्से से ना बच सकोगे, वो तुम्हें डसकर हलाक कर देगी। शहजादे ने सवाल किया, लेकिन ए नजूमी बाबा, मैं मलका को इंसान से नागिन के रूप में आने पर किस तरह मजबूर कर सकता हूँ? नजूमी ने मुस्कुरा कर कहा, इसका हल भी मेरे पास है। मैं तुम्हें एक ख़ास दवाई की पुड़िया देता हूँ। तुम आज रात को खाना खाते वक्त होशियारी से वो दवा पानी में हल करके मलका को पिला देना और बादशाह की ख्वाबगाह में मौजूद पानी की सराही को खाली कर देना और ख्वाबगाह के दरवाजे पर ताला लगा देना। इस दवाई के असर से आधी रात के वक्त मलका को शदीद प्यास लगेगी और फिर जो होगा वो तुम खुद ही देख लोगे। मगर एक बात ध्यान से सुन लो, ये काम बड़ी होशियारी से करना होगा। मलका को ज़रा बराबर भी शक नहीं होना चाहिए। शहजादे ने नजूमी से दवाई की पुड़िया ले ली और कहा, नजूमी बाबा, जैसा तुमने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। ये कहकर शहजादा वापस महल में आ गया। रात हुई और खाने का वक्त आया तो शहजादे ने बड़ी होशियारी से दवाई मलका के पानी के गिलास में डाल दी। मलका को पता ही ना चल सका और वो पानी पी गई। थोड़ी देर बाद ही शहजादा उठ खड़ा हुआ। मलका ने हैरानगी से कहा, क्या बात है शहजादे, आज तुमने बहुत कम खाना खाया है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी हाँ, बस आज भूख कुछ कम थी, आप इत्मीनान से खाइए, शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरे से निकल आया। बाहर आते ही वो तेज़ी से दौड़ता हुआ बादशाह की ख्वाबगाह में पहुंचा और सराही का पानी बहा दिया। इस काम से फारिग होकर शहजादा ख्वाबगाह के सामने वाले कमरे में छुप गया। कुछ देर बाद ही बादशाह और मलका ख्वाबगाह में पहुंच गए। शहजादे ने फ़ौरन नजूमी की हिदायत के मुताबिक बाहर ताला लगा दिया और ख़ुद तीर कमान लेकर रोशनदान में बैठ गया। बादशाह और मलका सहरी पर पड़े सो रहे थे। रात आधी से ज़्यादा गुजर गई थी तो यकायक मलका को ज़ोरदार प्यास लगी। वो उठी और सराही से पानी लेना चाहा, मगर सराही तो शहजादे ने पहले ही खाली कर दी थी। मलका ने दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलना चाहा, लेकिन दरवाज़ा तो बंद था। शहजादा रहमान रोशनदान में छुपा बैठा ये मंजर देख रहा था। दवाई के असर से मलका को ऐसी ज़बरदस्त प्यास लगी कि इसका मुंह खुल गया। इसे यूं लगा जैसे हल्क में कांटों का जंगल उगाया हो। मलका परेशान हो गई कि कहाँ से पानी हासिल करके प्यास बुझाए। ख्वाबगाह से एक छोटी सी नाली बाहर को जाती थी। ये खाली नाली गंदे पानी के निकास के लिए बनाई गई थी। मलका ने फैसला किया कि नागिन बनकर नाली के रास्ते बाहर जाकर पानी पीना चाहिए। वो दबे कदमों बादशाह के पास आई। बादशाह तो घोड़े बेचकर सो रहा था। मलका को जब ये इत्मीनान हो गया कि बादशाह बेखबर सोया पड़ा है तो इसने ज़मीन पर एक लोट लगाई और अगले ही लम्हे फर्श पर मलका की जगह एक स्याह नागिन मौजूद थी। शहजादे ने जब ये मंजर देखा तो कांप उठा। नजूमी बाबा ने सच ही कहा था, नागिन की स्याह खाल चमक रही थी। वो बल खाती लहराती नाली के रास्ते बाहर निकल गई। शहजादे को वक्त ही ना मिल सका कि तीर चला सके। शहजादा जल्दी से रोशनदान से उतरा और घूमकर बाग में पहुंच गया। इसे यकीन था कि नागिन मलका बाग के तालाब में पानी पीने गई है। चांदनी रात थी। चांद की जर्द रोशनी में सब्ज़ा बड़ा भला मालूम हो रहा था। शहजादे का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था। मलका वाकई तालाब से पानी पी रही थी। पानी पीने के बाद इसने फन फैलाकर एक ज़ोरदार फनकार मारी। शहजादा ऐसी जगह छुपा खड़ा था कि मलका के फन का निशाना नहीं ले सकता था। नागिन मलका कुछ देर तो घास पर लहराती रही, फिर एक तरफ चल पड़ी।
اس کا رخ خواگاہ کی طرف نہیں تھا بلکہ وہ محل سے باہر والے راستے پر جا رہی تھی۔ شہزادہ رحمان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ محل سے نکل کر ملکہ اس راستے پر ہو لی جو جنگل کو جاتا ہے۔ شہزادہ رحمان بڑی ہوشیاری سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ یہ بھی خدا کا شکر تھا کہ چاندنی رات تھی ورنہ اندھیرے میں ناگن کب نظر آتی۔ ناگن ملکہ گھنے جنگل میں پہنچ گئی اور ایک غار کے باہر رک کر اس نے زوردار پھنکار ماری۔ اس کی پھنکار کے جواب میں غار کے اندر سے ایک دوسرے ناگ کی خوفناک پھنکاری سنائی دی۔ اف خدایا، کیسی بھیانک پھنکار تھی وہ، جیسے ایک وقت کئی دیگیں چولہے پر چڑھی سنسنا رہی ہوں۔ پھنکار کے ساتھ ہی جھاڑیوں اور سرکنڈوں کے ٹوٹنے کی آوازیں ہوئیں اور پھر ایک نہایت ہی بڑا اژدھانما ناگ غار سے باہر نکل آیا۔ ناگ کے سیاہ جسم پر سنہرے رنگ کا تاج تھا جس سے تیز شعاعیں نکل رہی تھیں۔ یہ جنگل کا شیش ناگ تھا جو ناگن کے سامنے آ کر پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ ناگن مستی کے عالم میں جھوم رہی تھی۔ شیش ناگ کی آنکھیں شعلوں کی مانند دہک رہی تھیں اور دو شاخص بان بجلی کی طرح لپلپا رہی تھی۔ دونوں ناگ کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر ناگن شیش ناگ سے لپٹ گئی اور پھر وہ دونوں ناچنے لگے۔ شہزادہ رحمان اس دوران ایک درخت پر چڑھ چکا تھا۔ وہ انتہائی حیرتناک اور خوفناک منظر دیکھ رہا تھا۔ تیر کمان اس کے ہاتھ میں موجود تھا اور وہ مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ کچھ دیر تک ناگن اور ناگ ناچتے رہے، پھر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ شیش ناگ اپنے غار میں واپس چلا گیا اور ناگن واپسی کے لیے مڑی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا شہزادہ رحمان کو انتظار تھا۔ ناگن کا پھیلا ہوا غلیظ چپٹا سر اس کی آنکھوں کے عین سامنے تھا۔ شہزادے نے خدا کا نام لیا اور تیر چھوڑ دیا۔ ہوا کو چیرتا سنسناتا ہوا تیر ناگن کے پھن کے آر پار ہو گیا تھا۔ ناگن کا اٹھا ہوا سر جھٹکے سے پیچھے کی طرف جا گرا۔ وہ بڑے درد بھرے انداز میں پھنکاری اور بل کھانے لگی۔ بل کھاتے ہوئے ناگن نے انسانی روپ میں آنے کی کوشش کی، لیکن ابھی اس کا اوپر کا آدھا دھڑ ہی انسانی شکل میں آیا تھا کہ اس کی جان نکل گئی۔ ناگن کی پھنکاریں سن کر شیش ناگ بڑے غضبناک انداز میں پھنکارتا غار سے نکلا۔ اس کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے جو آس پاس کی جھاڑیوں کو جلا کر خاک کر دیتے تھے۔ شہزادہ رحمان اس دوران کمان میں نیا تیر لگا چکا تھا۔ اس نے شیش ناگ کی دائیں آنکھ کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر نشانے پر لگا، ناگ بری طرح بل کھا کر تڑپا۔ شہزادے نے جھٹ دوسرا تیر چھوڑا اور ناگ کی بائیں آنکھ بھی ختم ہو گئی۔ شیش ناگ اندھا ہو چکا تھا، اسے اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پھنکاریں مارتا اپنا سر بار بار درختوں اور پتھروں پر پٹک رہا تھا۔ شہزادے نے پے در پہ تیر چلا کر ناگ کو ہلاک کر دیا اور درخت سے نیچے اترایا۔ آدھی انسان اور آدھی ناگن ملکہ مری پڑی تھی۔ شہزادے نے غار میں جا کر دیکھا کہ کہیں کوئی اور سانپ تو نہیں، مگر وہاں تو انسانی کھوپڑیوں اور ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ یہ ان بدنصیب مسافروں کی ہڈیاں تھیں جو راستہ بھٹک کر شیش ناگ کے غار کی طرف آ نکلے تھے اور ناگ نے انہیں ڈس کر ان کا گوشت نوچ نوچ کر کھا لیا تھا۔ باہر آ کر شہزادے نے مرے ہوئے شیش ناگ کا پھن خنجر سے چیر کر من باہر نکال لیا۔ سانپ کا من ایک بڑے ہیرے کی مانند چمکدار ہوتا ہے۔ اس میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ زہر کو چوس لیتا ہے۔ شیش ناگ کے من کو جیب میں ڈال کر شہزادے نے مری ہوئی ناگن ملکہ کو اٹھایا اور محل کی طرف چل دیا۔ جس وقت وہ محل پہنچا رات کی تاریکی چھٹنے لگی تھی۔ محل کے محافظوں نے جب شہزادے رحمان کو ملکہ کی لاش اٹھائے دیکھا تو دنگ رہ گئے اور اس وقت تو ان کی چیخیں نکل گئیں جب انہوں نے دیکھا کہ ملکہ کا آدھا دھڑ انسان کا اور آدھا ناگن کا ہے۔ شہزادہ رحمان بادشاہ کی خوابگاہ پہنچا۔ بادشاہ بے خبر پڑا تھا۔ شہزادے نے اسے بیدار کیا اور ساری کہانی سنا دی۔ دہشت کے مارے ایک بار تو بادشاہ لرز اٹھا۔ اس خیال نے ہی اسے کپ کپی طاری کر دی تھی کہ وہ ایک خطرناک ناگن کو اپنی ملکہ بنائے ہوئے تھا۔ اس نے ایک ناگن سے شادی کر رکھی تھی اور یہی اس کی بیماری کی وجہ تھی۔ یہ ناگن ملکہ کا زہر ہی تھا جس نے بادشاہ کو بیمار کر رکھا تھا، کیونکہ اپنے ناگ بھائی کا بادشاہ سے انتقام لے رہی تھی۔ بادشاہ نے شہزادے رحمان کو گلے سے لگا لیا اور کہا، بیٹا تم نے اپنی جان پر کھیل کر اس ناگن کو ہلاک کر کے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ شہزادے نے سر جھکا کر کہا، ابا حضور، یہ تو میرا فرض تھا۔ اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور ان کا ہر حکم مانتے ہیں۔ یہ کہہ کر شہزادے رحمان نے شیش ناگ کا من جیب سے نکالا اور بادشاہ کے منہ سے لگا دیا۔ من نے فوراً ناگن کا زہر چوس لیا اور بادشاہ بھلا چنگا ہو گیا۔ اسی وقت ناگن ملکہ کا جسم چڑ چڑ کر جلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں راکھ کے چھوٹے چھوٹے ڈھیر کے سوا کچھ نہ بچا۔ شاہ فارس نے تخت و تاج اپنے بیٹے رحمان کے سپرد کر دیا اور خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ ختم شد۔